हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेश वर्मा और स्वागत है आप सभी का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो, क्लास 10 में हो, तो आप चैनल को साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। आज हम लोग देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3-3 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का असरदार प्रतीक था। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि नमक सत्याग्रह क्यों आरंभ किया गया, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से पूछ सकता है, नमक कानून ब्रिटिश सरकार का दमनकारी कदम था, स्पष्ट करें कि जो नमक कानून था वो ब्रिटिश सरकार का एक दमनकारी कदम था, उसको स्पष्ट करना। ठीक है, दूसरा प्रश्न कैसे, इसको समझो। अगर आप प्रश्न समझ गए तो ऑटोमेटिक आप आंसर बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना। देखो दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि नमक सत्याग्रह क्यों आरंभ किया गया। आखिर में नमक सत्याग्रह जो ब्रिटिश ने आरंभ किया था वो क्यों आरंभ किया था, इसका संक्षिप्त में विवरण देना है। और पहला क्वेश्चन तो आप लोग समझ चुके होंगे कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए हमें बताना है कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का असरदार प्रतीक था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होता है पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का आपको हो सकता हो, समझने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन अगर आप समझेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 से 2 बार पढ़ना आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको दूसरा प्रश्न समझने में कोई दिक्कत हुई होगी और तीसरे में भी कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, क्योंकि दूसरा और तीसरा काफ़ी सरल क्वेश्चन है। अब देखो इसका आंसर बहुत आसान है, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 ईस्वी को इरविन को एक पत्र लिखा। यानी कि गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 ईस्वी को इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। कितनी मांगों का उल्लेख किया था? 11 मांगों का उल्लेख किया था। कितनी? 11 मांगों का। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने की थी, क्योंकि नमक को अमीर गरीब लोग प्रयोग करते थे। आप सभी को पता है कि सभी लोग नमक को बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर हम नमक ना डालें सब्जी में तो सब्जी कैसी बनती है। ठीक है, क्योंकि नमक एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भोजन का, और ब्रिटिश सरकार ने उसी पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो गांधी जी को ये गलत लगा और उन्होंने इसका उल्लंघन किया। उल्लंघन करते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा, किसको लिखा? इरविन को। उन्होंने 11 मांगों की मांग की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग उनकी नमक कर को ही थी। ठीक है, नमक कर को हटाने की। इसके बाद आगे लिखेंगे आप लोग, क्योंकि नमक को सभी लोग यूज़ करते थे, जो अमीर और गरीब लोग थे ना, सभी लोग यूज़ करते थे। आगे लिखेंगे, यह भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसीलिए नमक पर कर को ब्रिटिश सरकार का महत्वपूर्ण पहलू बताया था। यानी जो नमक कर लगाया गया था, नमक कर, इसको ब्रिटिश सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बताया। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो चलो फटाक से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने पर ब्रिटेन वुड्स ने क्या भूमिका निभाई थी, या फिर क्या भूमिका निभाई। तो इसका आंसर है कि 2 विश्व युद्ध के पश्चात, यानी कि 2 विश्व युद्धों के पश्चात वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके द्वारा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने की बात की गई। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर, कहाँ पर? जुलाई 1944 ईस्वी को अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर। देखो न्यू हैम्पशायर क्या है? ये एक जगह है। अब इस जगह की एक स्थान है, क्या स्थान का नाम है? ब्रिटेन वुड्स। तो इस स्थान पर क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। और सदस्य देशों का कहने का मतलब ऐसे देश जो आपस में मिलजुल कर रहते हों। तो ऐसे देश जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं सदस्य देश। तो सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स ने, क्या हुआ कि ब्रिटेन वुड्स ने सम्मेलन में हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। यानी कि मुद्रा कोष की स्थापना की गई, या फिर मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि 2 विश्व युद्ध
दो विश्व युद्धों के पश्चात क्या हुआ, वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी ना उसको सुनिश्चित करने के लिए कई सदस्य देशों में एक बैठक हुई, और ये जो बैठक हुई वो आपकी हुई जुलाई 1944 ईस्वी को। कहाँ पर हुई, तो ये न्यू हैम्पशायर के स्थान जो ब्रिटेन वुड्स था वहाँ पर हुई। कहाँ पर हुई, ब्रिटेन वुड्स में। स्थान का नाम क्या है भाई, ब्रिटेन वुड्स। तो वहाँ पर स्थान है एक ब्रिटेन वुड्स, तो वहाँ पर ये एक सहमति बनी। इस सहमति में क्या बना कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनने के अनुसार क्या हुआ, यहाँ पर भाई एक स्थापना की गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। किसकी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तैयार कर लेना। चलो तो फिर इसका आंसर देखेंगे। आंसर आप लोग लिखोगे कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। यानी कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए 4 कारण प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो जिसमें पहला कारण आप लोग डालिए फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, जिसमें आप लोग लिखोगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको बस इतना ही लिखना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई और उसने किस प्रकार का प्रभाव डाला। तो देखो लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 ईस्वी, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी ना, उसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया था। किसका प्रसार किया था, विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया था। तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। अगला है, तो इसी में अगला है आपका कि औद्योगिकीकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। औद्योगिकीकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव, तो आप लोग इसमें लिखोगे कि यह प्रक्रियाएं यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाईं। कौन कौन सी, औद्योगिकीकरण और मध्य वर्ग। हाँ, तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं थी ना, ये यूरोप में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई थी। ठीक है, आगे आप लोग लिखोगे उदाहरण के लिए औद्योगिकी, श्रमिक, व्यवसायी और सेवा क्षेत्र के लोग। दो प्रक्रियाएं थी ना, ये यूरोप में, कहाँ पर, यूरोप में नए विकास को लाई, नए सामाजिक समूहों को लाई। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप लोग लिखोगे रूमानीवादी का प्रभाव। और अगला पॉइंट आप लोग लिखो रूमानीवादी का प्रभाव। इसमें आप लोग लिखोगे 18वीं सदी में रूमानीवादी यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था, जो समाज में एकल्यात्मक, साहित्यिक व बुद्धिवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के एक मुख्य रूप का विकास करना चाहता था। तो आई होप सभी को तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 4 जो कि है उदारीकरण। ठीक है, अगला आप लोग लिखोगे उदारीकरण। उदारीकरण में आपको लिखना है कि समाज में उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हुई होती है। कहाँ से बनी होती है, सहमति से, यानी कि जो कई लोगों की सहमति से मिलकर, यानी कई लोगों की जो सहमति से मिलकर जो भी सरकार बनी हुई होती है, उदारवाद उस पर जोर देता है। समझ में आया। आगे इसी में आप लोग लिखोगे कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता था। आप लोग इसमें ये लिखोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो प्लीज़ आप लोग इन्हें शेयर करना। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बताना, फिर से और अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको इन क्वेश्चन का नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाओगे और फिर अगर आप लोग नॉकडाउन करोगे और फिर तैयारी करोगे तो वो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।